हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी बीपीएससी घटना चक्र क्लास 18 का हिस्ट्री का देख रहे हैं क्लास, जो कि आपका प्राचीन भारत से लेकर अभी तक मध्यकालीन के बाद अब आधुनिक भारत में स्टार्ट कर चुके हैं। तो क्लास को कंटिन्यू करिए। आप लोग चैनल को से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और एग्ज़ाम डेट आपका 31 अगस्त का ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो चलिए आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। 41 का सी। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। क्वेश्चन नंबर 42, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। 42 का बी। देखिए आपका कंटिन्यू 41 क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, 42 में भी सेम ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। कहाँ पे? किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ। दोस्तों इसके साथ आपका लूसेंट का ज्योग्राफी में जो इंडियन ज्योग्राफी है वो कराया जा रहा है। आप वहाँ से देखिए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और एनसीईआरटी साइंस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है बीपीएससी के लिए और कोई अदर एग्जाम के लिए भी। तो एनसीईआरटी साइंस का फुल वीडियो आपका अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। और जब भी देखिए तो पूरा का पूरा बढ़िया से टॉपिक देखिए, जिससे कि समझ में आए और आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है वो सब, जितने भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 का बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष आरंभ किया था। बंगीय प्रादेशिक किसान सभा बीपीकेएस के नेतृत्व में लड़ा गया। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपा राम सिंह एवं भुवन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 44, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में ने तेमाग आंदोलन ने मांग की क्या? फसल 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में ने तेमांग आंदोलन ने मांग की फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। 1940 के दशक 1946 से 47 ईस्वी में तेभागा आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ। उस समय किसानों को आधा हिस्सा बटाईदारों को देना पड़ता था, जबकि किसानों ने फसल का केवल 1/3 हिस्सा देने के लिए तेभागा आंदोलन चलाया। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ, उससे रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन विथ आंसर। और सभी का हम विस्तृत रूप से आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन में आपका 3 से 4 क्वेश्चन को आंसर मिल सके और सॉल्यूशन निकल सके। तो आप इसका बढ़िया से देखिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला का आपका डी हो जाएगा, एक और दो दोनों। तो में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 ईस्वी में भारत में भावी शिक्षा के लिए एक बृहद योजना तैयार की, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र ने निम्नलिखित सिफारिशें की। पहला, उच्च शिक्षा के माध्यम के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषा की भी सिफारिश की। महिला और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सिफारिश की। प्रांतों में शिक्षा विभाग के गठन की सिफारिश की। चौथा, 1857 ईस्वी में कलकत्ता पहला बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में।
शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 2, मेकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मीनाट कब जारी किया था? तो 2 फरवरी 1835 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, मेकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मीनाट कब जारी किया था? तो 2 फरवरी 1835 ईस्वी को। भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर छिड़े प्राच्य पाश्चात्य विवादों को दूर करने के लिए विलियम बेंटिंग ने अपने काउंसिल ने एक विधि सदस्य मेकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया था, जिसका कार्य भाषा संबंधी विवादों पर अपना निर्णय प्रस्तुत करना था। मेकाले ने पाश्चात्य शिक्षा करते हुए 2 फरवरी 1835 ईस्वी को अपना स्वमरनार्थ या मिनट प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना की गई। मेकाले द्वारा प्रस्तुत स्मरणार्थ को गवर्नर जनरल बेंटिंग ने 7 मार्च 1835 ईस्वी को स्वीकार कर भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को मान लिया। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो 1835 के मेकाले के मिनट्स के द्वारा रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1916 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसकी स्थापना संसदीय विधान BHU अधिनियम 1915 के अंतर्गत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। आपका छठा का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया? तो 1904 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो डेविड हेयर ने। 8वां का बी। वर्ष 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना महाराजा राधाकांत देव, डेविड हेयर, दीवान वैद्यनाथ मुखर्जी ने की थी। कौन कौन? राधाकांत देव, डेविड हेयर, दीवान वैद्यनाथ मुखर्जी ने की थी। राजा राम मोहन राय भी इसी कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 9, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो 9वां का डी। 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल बेलेजली द्वारा 10 जुलाई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी?
10वां का डी 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 ईस्वी को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 ईस्वी में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को सतीश चंद्र मुखर्जी अन्य द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 11, 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था? तो 11 का आपका सी सही नहीं था, बाकी ए, बी, डी ये तीनों सही है। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता को विकसित करना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस देश दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार करना ये गलत था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। पहला, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तीसरा, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना। चौथा, जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुति करना। ज्ञातव्य है कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मन से नहीं उठाए जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो 1917 ईस्वी में। सेडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 ईस्वी में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सेडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, 1940 ईस्वी में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो 13 का ए, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। क्वेश्चन नंबर 13, 1940 ईस्वी में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 15, किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो आपका सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। 15 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। पहला, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिडन के कार्यकाल
1876 से 80 में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाज पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामला दर्ज किए गए। क्वेश्चन नंबर 2, 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, दूसरा का डी हो जाएगा। 1854 के वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें आधुनिक शिक्षा पर बल दिया गया था। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहरों बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान था। प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना आदि का प्रावधान था। क्वेश्चन नंबर 3, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था 1878 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चौथा का ए सही है। 1, 2, 3 तीनों का तीनों सही है। इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो पांचवा का डी, शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। देखिए, अगर कभी कभी अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की तो मोतीलाल घोष भी रहेगा, वहां भी सही है। शिशिर कुमार घोष रहेगा, ये भी इसलिए आपको जो विस्तृत रूप से जो पढ़ाया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप देखा करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों के प्रचारक था? तो लीडर। छठा का डी, फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका था जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। वो उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, लेकिन द हिंदू, दी महारत्ता, बंगाल ये सब समाचार पत्र राष्ट्रवादी था। क्वेश्चन नंबर 8, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी बंगाल में। 1784 ईस्वी में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 9, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रारंभ किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए? तब पुर्तगाली मिशनरी ने। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए? तब पुर्तगाली मिशनरी ने। 11 का क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 11 का बी 1931 ईस्वी में। द इंडियन नेशन एक स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था जो न्यूज़पेपर एंड कंपनी द्वारा बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित किया जाता था। इस दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो 12 के ए 1835, 1867, 1878, 1908। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो 1835 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने। क्वेश्चन नंबर 14, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन संध्या, युगांतर और गदर ये तीनों आपका जुड़ा हुआ था किससे? क्रांतिकारी गतिविधि से। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी हिंदुस्तान गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन का। 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो 16 का डी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने। 20 जुलाई 1924 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकर्मी सभा बनाई जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों को नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमनलाल हरिलाल शीतलवार इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अंबेडकर बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 ईस्वी को बंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 17, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो आपका 17 का सी, अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 ईस्वी में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रतिबंध लगा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारकों के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। 18 का डी हो जाएगा। जी सुब्रमण्यन अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। समाचार पत्र और संपादक दी हिंदू के जी सुब्रमण्यन अय्यर, केसरी के बाल गंगाधर तिलक, दी बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हम चैप्टर समाज समाप्त करते हैं। कल के क्लास में आपको सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आपका लूसेंट का भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है डेली का डेली, आप वहाँ भी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम बीपीएससी के लिए और भी अदर एग्जाम के लिए। तो थैंक यू।